अलवर, राजस्थान, साल 2017। 3 अक्टूबर की सुबह 6 बजे एक महिला अपने घर से बाहर निकलती है, चीखते और चिल्लाते हुए, और वो ये कहती है कि मेरे पति और मेरे बच्चों को किसी ने मार डाला है, कृपया करके मेरी मदद करें। अब इतने शोर शराबे को सुनकर पड़ोसी घर से बाहर निकलते हैं और उस महिला की मदद करने पहुंचते हैं। जिसके बाद जब पड़ोसी घर के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो सामने ही पड़ी होती है 3 बच्चों की लाशें, जिनका गला काटा गया था। जब ये मंजर पड़ोसी देखते हैं तब उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि 3 बच्चों की लाशें और आसपास बहुत सारा खून का एक बहाव सा पड़ा था। उसके बाद एक पड़ोसी की नज़र एक बंद दरवाजे पर जाती है, जिसके नीचे से एक खून का बहाव निकल रहा था। जिसके बाद वो समझ जाता है कि अंदर कुछ गड़बड़ है। गेट खोला जाता है तो वहाँ पर एक बिस्तर पे 2 लाशें पड़ी होती है, एक बाप और उसका एक बड़ा बेटा। अब यहाँ पर इन दोनों की भी जान ली गई थी गला काटकर, लेकिन उसके बाद इनके सीने पर चाकू के कई सारे वार भी दिखे, जो कि इतने ज़्यादा गहरे थे कि उनके इंटरनल ऑर्गन्स तक बाहर आ चुके थे और बिस्तर से बहुत ही गंदी तरीके से खून बाहर को टपक रहा था। उसके बाद सभी लोगों द्वारा उस महिला से पूछा जाता है कि आखिर क्या हुआ, किसने ऐसा किया और क्यों किया। महिला उस समय कुछ समझ नहीं पाती है और उसका रिप्लाई होता है कि मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन रात को हम सब सो रहे थे, कोई आता है और सबको मौत के घाट उतार देता है। जहाँ पर लोग सवाल पूछते हैं कि क्या आप इतनी ज़्यादा गहरी नींद में थी कि कोई इस तरीके का कत्लेआम करके चला गया और आपको पता भी नहीं चला। अब इन सब के बाद पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस घटनास्थल का मुआयना करती है, जहाँ पर उन 5 लाशों पर तो पुलिस की नज़र पड़ती ही है, लेकिन पुलिस की नज़र किचन में रखे एक सिलबट्टे पर भी पड़ती है, जहाँ पर उसी रात को कुछ पीसा गया था। इस सिलबट्टे की मदद से पुलिस उस मर्डरर को बहुत ही आसानी से पकड़ लेती है। और इस केस में हमें ये भी देखने को मिलेगा कि एक औरत किस हद तक ढोंग कर सकती है, किस तरीके से ये प्लानिंग की गई, किसके साथ मिलकर करी गई, और अपने आप को बचाने के लिए एक औरत ने क्या क्या किया। तो चलिए इस कहानी का पर्दाफाश करते हैं। कहानी की शुरुआत 1999 से होती है, जहां पर संतोष शर्मा नाम की महिला, जो कि एक ताइक्वांडो प्लेयर होती है, उसकी शादी अलवर में बनवारी लाल नाम के एक आदमी से होती है। शादी के कुछ टाइम बाद तक दोनों के बीच के संबंध बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन उसके बाद संतोष जब अपने आसपास के माहौल को देखती है, अपने आसपास की महिलाओं को देखती है, पड़ोसियों को जो कि काफ़ी अच्छी लाइफ जी रहे थे संतोष से, तो उसको फील होता है कि काश मेरा पति भी थोड़ा अच्छा कमाता तो हम भी ऐसी लाइफ जी सकते थे। जिसके बाद उसके मन में इच्छाएं जागने लग गई कि मेरे पास भी ये सामान होना चाहिए, मेरे पास भी ये चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन बनवारी लाल की इतनी सैलरी नहीं थी, वो एक नॉर्मल कंपनी में सुपरवाइज़र था। अब कुछ टाइम के बाद संतोष अपने पति से ज़िद करती है कि मैं स्कूल में बच्चों को ताइक्वांडो सिखाऊंगी, इसी बहाने घर में कुछ पैसे आएंगे और अपने शौक पूरे किए जा सकते हैं। संतोष का ऐसा मानना था। जिसके बाद उसका पति हामी भरता है और वो एक स्कूल में ताइक्वांडो सिखाती है। अब शादीशुदा ज़िंदगी में संतोष और बनवारी लाल के 3 बच्चे होते हैं। एक जो सबसे बड़ा बेटा 17 साल का, एक बेटा जो कि 9 साल का, और एक तीसरा बेटा जिसकी उम्र 11 से 12 साल के आसपास। अब जब वो स्कूल में बच्चों को ताइक्वांडो सिखाती, उसके बाद उसे मंथली में जो भी सैलरी मिलती, उसके बाद वो अपने शौक पूरे कर दी। जिसके बाद धीरे धीरे उसके शौक और बड़े होने लगे, उसे लग्जरी अच्छी लगने लगी। वो चाहती थी कि मेरे पास भी बहुत सारा पैसा हो, बहुत सारी चीज़ें हों, मैं एक लग्जरी लाइफ जीऊँ। कई बार इन्हीं सारे रीजंस की वजह से वो अपने पति से लड़ा भी करती थी। लेकिन अब आता है कहानी में ट्विस्ट। संतोष को स्कूल कैंपस की वजह से उदयपुर में ताइक्वांडो सिखाने के लिए भेजा जाता है कि वहाँ पर कैंप लगा है, आप जाकर बच्चों को सिखाइए।
संतोष वहाँ जाती है और उसकी मुलाकात होती है हनुमान जाट से, जो कि एक पीटी ट्रेनिंग टीचर होता है और वो संतोष से 10 साल छोटा होता है। अब दोनों की मुलाकात होती है। उसके बाद जो हनुमान जाट है वो संतोष को अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले जाता है, जिसके बाद संतोष शॉक में आ जाती है कि क्या इसके पास इतना पैसा है कि ये इतने महंगे रेस्टोरेंट में जा रहा है और मुझे ऐसी नई नई चीज़ें खिला रहा है। जिसके बाद संतोष को उसके प्रति थोड़ा सा झुकाव हो गया कि मेरा पति तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये मुझे अच्छी लही दे सकता है। अब इन दोनों के बीच में गहरी दोस्ती हो जाती है। दोनों के नंबर एक्सचेंज होते हैं। संतोष जब अलवर अपने घर आ जाती है, उसके बावजूद भी संतोष और हनुमान फ़ोन के ज़रिए आपस में एक दूसरे से बात करते रहते हैं और ये सिलसिला इतना लंबा चला कि दोनों के बीच में प्यार हो गया और बात फिजिकल रिलेशनशिप तक आ गई। अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद संतोष को अपने पति और अपने बच्चे नज़रों में खटकने लगे थे। वो उन सब से नफ़रत करने लगी थी क्योंकि उसे जो लाइफ चाहिए थी वो उसे उसके बॉयफ्रेंड हनुमान जाट से मिल रही थी। अब एक दिन संतोष और हनुमान जाट आपस में फ़ोन पर बात कर रहे थे, जिसके बाद उनकी बातें 17 साल का बड़ा बेटा सुन लेता है और उस बातों को वो अपने पिता तक पहुंचाता है। पिता बहुत गुस्से में आते हैं, बहुत नाराज़गी जताते हैं, जिसके बाद बड़ा बेटा और पिता दोनों मिलकर संतोष को समझाते हैं कि जो तुम कर रही हो वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तुम्हारे 3 बच्चे हैं, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। संतोष को लाख समझाने के बाद भी संतोष नहीं समझती और वो ज़िद करती है कि मैं अब तुम लोगों के साथ नहीं रहूँगी, मैं जाऊँगी तो हनुमान जाट के साथ ही। जिसके बाद कई कई दिनों तक वो घर से गायब रहती थी और एक कमरे में हनुमान जाट के साथ रहती थी और अपनी हवस पूरी करती थी। अब संतोष और हनुमान जाट आपस में ज़िंदगी भर साथ रहना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर संतोष के लिए एक हडल था और वो हडल था उसका पति और उसका बड़ा बेटा। संतोष को पता था कि मेरे पति और मेरे बड़े बेटे की ज़िंदा रहते मैं हनुमान जाट के साथ कभी ज़िंदगी नहीं बिता पाऊंगी। जिसके बाद ये दोनों मिलकर पति और बड़े बेटे को मारने की प्लानिंग करते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो मर्डर 2 से 3 अक्टूबर के बीच 2017 में हुआ था, लेकिन उसकी प्लानिंग 1 साल पहले 2016 से ही कर दी गई। दोनों बहुत ज़्यादा चालाक थे, उन्हें पता था कि पुलिस किन किन तरीक़ों से हमें पकड़ सकती है, तो हमें प्लानिंग भी उसी तरीके से करनी पड़ेगी। जिसके बाद ऑनलाइन ये हथियार मंगाते हैं, एक धारदार बड़ा चाकू जिससे जानवरों को काटा जाता है, उस तरीके का चाकू। उसके अलावा 2 हाथ के चाकू जो छोटे छोटे चाकू होते हैं उनको भी ऑनलाइन मंगाया जाता है। इसके अलावा हनुमान जाट फेक आईडी बनाता है और उसकी मदद से 2-3 सिम कार्ड खरीदता है और संतोष से कहता है ये नंबर तब काम आएंगे जब हम मर्डर करेंगे, उससे पहले हम इन्हीं नंबरों से बात करेंगे और इन नंबरों को बाद में फेंक देंगे। अब सारी प्लानिंग हो जाने के बाद ये लोग वेट करते हैं कि मर्डर किस दिन किया जाए। अब संतोष से कहा जाता है कि जब तक मर्डर नहीं किया जाता तब तक तुम अपने पति और अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छे से रहोगी। और वो इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझते हुए 2 अक्टूबर तक, जब तक वो अपने पति का और अपने बड़े बेटे का मर्डर नहीं कर देती, तब तक बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से रहती है। सबको लगता है कि संतोष अब सही हो चुकी है, लेकिन उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि ये मौत की प्लानिंग कर रही है। अब इन्हीं दिनों के बीच हनुमान अपने साथ 2 अपने दोस्तों को इस मर्डर के लिए और तैयार करता है, तो टोटल मर्डरर हो गए 3 और 1 संतोष। 2 अक्टूबर को हनुमान जाट संतोष को एक पैकेट देता है जिसमें कुछ नशीली दवाइयाँ होती है और कहता है कि किसी भी तरीके से इसे अपने परिवार को खिला देना, जिसके बाद सब गहरी नींद में सो जाएंगे। संतोष इस प्लान को समझती है, जिसके बाद रात को खाने में वो इन गोलियों का इस्तेमाल करती है। अब जब वो किचन में चटनी पीसती है, उसके बाद इन गोलियों को जब वो मिलाती है पाउडर फॉर्म बनाकर, तब वहाँ पर उसकी बहन आती है और कहती है कि दीदी आप ये क्या मिला रहे हो। जिसके बाद संतोष कहती है कि मैं कुछ नया ट्राई कर रही हूँ और तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है, तो तुम अपना काम करो। मतलब कैसे तरीके से उसे डांट कर वहाँ से भगा देती है। उसकी बहन भी उस समय इतना ज़्यादा उस चीज़ को सोचती नहीं है, उन्हें लगता है कि ठीक है दीदी कुछ नया बना रही होगी। अब वो सिलबट्टे पर चटनी पीसती है, उसके बाद
जो नशीली दवाइयाँ हैं उसको भी काफ़ी अच्छी तरीके से पाउडर फॉर्म में मिक्स कर देती है और रायते में डाल देती है। और जब रात को खाना परोसा जाता है तब सब लोग खाना खाते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा बेटा होता है उस दिन उसकी तबीयत थोड़ी सही नहीं रहती है, जिसके बाद वो उस रायते को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाता और चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाता है। सब खाना खाते हैं, उसके बाद सब सोने जाते हैं। सब गहरी नींद में चले जाते हैं उन नशीली दवाइयों की वजह से। जिसके बाद रात को संतोष जाती है मेन डोर पर और उसके बाद गेट खुलती है। वहाँ पर हनुमान जाट और उसके 2 दोस्त हथियार के साथ और मास्क लगाकर घर के अंदर घुसते हैं। संतोष द्वारा वो कमरा इशारा किया जाता है जहाँ पर उसका पति और उसका बड़ा बेटा सो रहे थे। तीनों कातिल उस रूम में घुसते हैं और सबसे पहले उसके पति का गला काटते हैं। अब जैसे ही उसके पति का गला काटा जाता है तब खून के कुछ छींटे उड़ते हैं और उसके बड़े बेटे के चेहरे पर, बॉडी पर लगते हैं। जिसके बाद वो अचानक से उठता है, क्योंकि उसने वो रायता नहीं खाया था तो उसकी नींद इतनी ज़्यादा गहरी नहीं थी। अब जब तक वो उठ पाता, वो अपने कुछ चिल्ला पाता, उससे पहले ही हनुमान जाट ने उसका भी गला काट दिया। लेकिन यहाँ पर उन दोनों का सिर्फ गला ही नहीं काटा जाता है, दोनों की छाती पर चढ़ते हैं। उसके बाद चाकू से इतने गहरे वार करते हैं कि उनके इंटरनल ऑर्गन्स तक बाहर आ चुके थे। दोनों को मौत के घाट उतार दिया था। और ये सब होते हुए संतोष कमरे के कोने में खड़ी थी और हल्की मुस्कुराहट के साथ हंस रही थी, मानो कि हनुमान जाट ने एक बहुत बड़ा काम किया हो। अब यहाँ पर संतोष और हनुमान जाट का प्लान उसके पति और उसके बड़े बेटे को मारने का था, जो कि सक्सेसफुल हो चुका था। लेकिन जब तीनों कातिल घर से बाहर की तरफ भागते हैं तब हनुमान जाट का पैर एक छोटे बच्चे पर पड़ता है और वो बच्चा था संतोष का दूसरा बेटा, जो कि अपने भाइयों के साथ हॉल में सो रहा था। एक उसका खुद का सगा भाई और एक जो संतोष की जो बहन थी उसका एक छोटा बेटा। अब हनुमान जाट एकदम डर जाता है कि कहीं ये चिल्लाकर लोगों को ना बुला दे, और उनके उठने से पहले ही हनुमान जाट उन तीनों बच्चों का गला संतोष के सामने ही काट देता है। और ये सब होते हुए संतोष देखती है, लेकिन उसे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद तीनों कातिल वहाँ से भाग जाते हैं। संतोष गेट बंद करती है और उसके बाद जो सबूत हैं वो मिटाने की कोशिश करती है, लेकिन वो सिलपट्टे पर पीसी हुई चटनी और पाउडर वो मिटाना वो भूल जाती है। अब संतोष उस रात 5 लाशों के साथ उस घर में पूरी रात बिताती है। वो सही से सोती नहीं है, बस प्लानिंग करती है कि सुबह उठते ही मुझे किस तरीके की एक्टिंग करनी है। और उसके बाद वो जो एक्टिंग करती है उसकी स्टोरी मैं आपको पहले सुना चुका हूँ। तो जगह ना गाड़ी मिलेगी, मेरे को ना ले जा रहे हैं जयपुर। जयपुर बैठती हैं, मेरे को ले चलो, मेरे को जयपुर ले चलो। आप कहाँ थे उस टाइम पे? मैं लाला कहाँ है, मैं लाला कहाँ है, मैं लाला कहाँ है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पुलिस उस सिलबट्टे सहित जो चीज़ पीसी गई थी उसको लैब टेस्टिंग के लिए भेजती है। उसी दौरान पुलिस पूछताछ भी करती है उस महिला से, संतोष से, लेकिन संतोष अपने पति के जो भाई होते हैं उन पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहती है कि हमारे ज़मीन को लेकर कुछ विवाद चल रहा था, हो सकता है उन्होंने मेरे पति का और मेरे बेटों का मर्डर किया हो। अब यहाँ पर पुलिस के मन में एक बात और आती है कि घर में किसी तरीके की चोरी भी नहीं हुई है और मर्डर सिर्फ संतोष का नहीं हुआ है, बाकी सबको मार दिया गया है। तो ये चीज़ पुलिस को बड़ी खटकी। जिसके बाद संतोष की कॉल रिकॉर्डिंग्स निकाली गई और पिछली जितने भी वो नए नंबरों से हनुमान जाट से बात कर रही थी उसका डिटेल्स निकाला गया, जहाँ पर देखा गया कि वो कई देर तक हनुमान से बात कर रही थी। सिर्फ मर्डर वाले दिन उसने हनुमान से बात बिल्कुल नहीं करी। जिसके बाद हनुमान के घर जाते हैं जहाँ पर ताला लगा होता है। पुलिस जैसे ही ताला तोड़कर अंदर घुसती है, पुलिस को दिखते हैं वो कपड़े जो हनुमान ने मर्डर वाली रात पहने थे और उस पर पूरी तरीके से खून ही लगे थे। और जैसे ही वो लैब के लिए जाते हैं, लैब टेस्ट में उसे पता चलता है कि ब्लड, पुलिस को पता चलता है कि जो ब्लड है वो उसके पति और बड़े बेटे का ही है और उसके बाद जो 3 बच्चे थे उनका ही है। उसके बाद पुलिस किसी तरीके से हनुमान जाट को धरती है और उसके बाद धीरे धीरे उसके जो 2 दोस्त थे जिनको वो शामिल करता है मर्डर में, उनको भी पकड़ लिया जाता है। अब पुलिस यहाँ तीनों से पूछताछ करती है
लेकिन तीनों अपना मुंह बिल्कुल नहीं खोलते, क्योंकि जब वो मर्डर की प्लानिंग कर रहे थे तब संतोष ने उनसे कहा था कि तुम्हारी जान तक चली जाए लेकिन तुम ये राज किसी को नहीं बताओगे। लेकिन यहाँ पर पुलिस एक गेम खेलती है। पुलिस कहती है कि संतोष ने हमें सब कुछ बता दिया है, तो अब तुम लोग बिल्कुल नहीं बचने वाले, तुम भी बता दो। जिसके बाद उन्हें लगता है कि सच में संतोष ने सब बता दिया है और वो अपना मुंह खोल देते हैं, जिसके बाद संतोष बुरी तरीके से फंस जाती है। अब जैसे ही पुलिस संतोष तक पहुंचती है, संतोष ब्लेम करती है कि ये तीनों झूठ बोल रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया है। अब इन चारों को कोर्ट ने, जो आईपीसी चलता था, आईपीसी सेक्शन 302, 407, 120 और 201 के तहत उम्र कैद की सजा दी। अब यहाँ पर फांसी की सजा इसलिए नहीं दी गई क्योंकि कोर्ट ने इसे 2023 में जब इसकी सुनवाई हुई तब रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस नहीं माना, लेकिन इन चारों को उम्र कैद की सजा जरूर हो गई है। तो आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है, जहां हमें देखने को मिला कि एक महिला किस हद तक ढोंग कर सकती है और उसके बाद वो किस हद तक गिर सकती है कि अपने शौक पूरे करने के लिए, अपनी हवस बुझाने के लिए वो अपने पति और अपने 3 बेटों को जान से मरवा देगी। तो आपको ये क्राइम स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी और अगर आप इसी तरीके की और क्राइम स्टोरीज जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो आप द क्राइम डेस्क को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके अलावा एक बेल आइकन पर क्लिक भी कर दीजिएगा, मात्र 1 सेकंड लगता है, ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली क्राइम स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय भारत।